प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह एक टॉपिक है इलास्टिसिटी, तो जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है मटीरियल की, और इस प्रॉपर्टी के करके हर मटीरियल नूं जदों असीं डिफॉर्म करते हैं, मतलब उसकी शेप या साइज नूं चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, तां वो फोर्स हटाने ते अपने आप अगर पहले वर्गा हो जाता तो दैट बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, वो इलास्टिसिटी करके होना। और ये जो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है, तो ये बेसिकली तुहानू याद होना चाहिए कि जिन्ने भी मटीरियल्स है वो बने हुए है मॉलिक्यूल्स तो, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक टर्म यूज कर लेने ਆਪਾਂ। तो वो ਜਿਹੜੇ मॉलिक्यूल्स है वो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ इंटरैक्शन है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बॉन्ड ਦੇ ਨਾਲ शो कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, जोड़ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ना। तो वो ਜਿਹੜੇ बॉन्ड्स है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, जस्ट लाइक जिद्दां स्प्रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ करती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ बेसिक टर्म्स समझने की लोड़ है वो ये है कि डेली लाइफ दे विच असी इलास्टिक मटीरियल उन्होंने कहने आ जिन्हों असी ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। जिदा रबर है, जिदा सपोज करो तुहानू कोई पूछे भी रबर है, एक स्टील वायर है, दसो किहड़ी इलास्टिक है, तो आम आदमी के जुबान से चढ़िया भी रबर ज्यादा इलास्टिक है। बट फिजिक्स दे विच बेटा ज्यादा इलास्टिक वो मटीरियल्स है जिन्हां नूं डिफॉर्म करना, जिन्हां दी कॉन्फिगरेशन नूं, शेप साइज नूं बिगाड़ना मुश्किल है, तो वो इलास्टिक मटीरियल्स है। और किसी भी मटीरियल की इलास्टिसिटी नूं मेजर करन दे लई साडे कोल एक टर्म आंदी है जिहनूं असीं खुद बोलदे हां कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीन तरह नाल असीं डिस्कस करते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, the modulus of rigidity। जो यंग्स मॉडुलस है इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, liquids and gases as well as gases. Modulus of rigidity is defined for solids only. ਹੁਣ एक्चुअली ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, देखो कि इलास्टिसिटी किसी भी मटीरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण जदों असी बॉडी ते लगाई डिफॉर्मिंग फोर्स नूं रिमूव करते हैं तो बॉडी पहले वर्गी हो जाती है। ਉਹਦਾ जवाब कि इदा क्यों ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ कारण असी देख सकते हैं कि ड्यू टू इलास्टिसिटी जदों भी बॉडी नूं डिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है और बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, तो उस वक्त बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट होती है। और वो जी रीस्टोरिंग फोर्स है, उस रीस्टोरिंग फोर्स नूं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नूं असीं स्ट्रेस कहते हैं।
स्ट्रेस एक बेसिक टर्म है और स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, और क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈ, तो इस करके स्ट्रेस ਨੂੰ डिफॉर्मिंग फोर्स ओवर एरिया ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਈ ਕਦੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। मतलब ਜਦੋਂ बॉडी ਦੀ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफाइन करते हैं, बोलते हैं स्ट्रेन। अगर सानू कोई पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की है तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। हुन बेटा क्योंकि चाहे यंग्स मॉडुलस है, चाहे बल्क मॉडुलस है, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये तीनों ही टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। तो तीनों की होंगे तो यंग्स मॉडुलस भी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होएगा, बल्क मॉडुलस भी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होएगा, कोएफिशिएंट या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होएगा। पर हुण इत्थे आके थोड़ा जिहा रुक के समझना, देखो एक्चुअली जिहड़ी स्ट्रेस पैदा हुंदी है ना वो दो तरह दी है। एक असीं कहने आ नॉर्मल स्ट्रेस, सुनो देखो नॉर्मल स्ट्रेस ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਬੋਡੀ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਾਰਮਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर है रीस्टोरिंग फोर्स तो उस वक्त की स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस। तो और अगर मान लो असी बॉडी को डिफॉर्म करता और बॉडी के डिफॉर्म होने के नाल की होया कि जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई वो सरफेस के टेंजेंशियल है, ठीक है, तो उन्होंने कह देते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अच्छा हुण देखो पुत्र मोटे तौर पे याद ही रखना, देखो हुण गल बड़ी बेसिक है कि जदों ना बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो टर्म्स आंदियां शेप ते साइज। तो जदों भी बॉडी साइज दे करके डिफॉर्म होएगी मतलब बॉडी का साइज बदल गया, शेप नहीं बदली, मतलब बॉडी पहला भी स्फेरिकल है हुण भी स्फेरिकल है, तो हाँ साइज च फर्क आ गया तब उन्होंने असीं कहांगे कि ये बॉडी साइज दे करके डिफॉर्म हुई है। तो साइज करके भी हो सकती है, शेप करके भी हो सकती है। तो अगर तुहाडे सामने बॉडी साइज करके डिफॉर्म हो रही है तो वो है नॉर्मल स्ट्रेस, ते जे शेप करके डिफॉर्म हो रही है वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। याद रख लेना जिथे शेप चेंज हो गई। अच्छा हुण स्ट्रेन तीन तरह की है। तो जदों असीं
ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੋਲਿਊਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਅਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਅਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਓਵਰ ओरिजिनल ਲੈਂਥ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, मतलब ਜਿਹੜੀ फोर्स ने बॉडी की शेप ਨੂੰ साइज ਨੂੰ कॉन्फ़िगरेशन ਨੂੰ बदलता वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स बोलने ਲਈ सिंगल है, बट अदरवाइज डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा इन पेयर होती है, जोड़ी बना के आती है। तो मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा पेयर ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करेगी और उस पेयर ਦੀਆਂ दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट होणगियां, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੇ ਪੈਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪੈਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵਾ, ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰੋੜਨਾ ਇਹਦਾ, ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਾਓ, ਟਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ, ਮਰੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा पेयर्स च हुंदी है, बट कैलकुलेट असीं जो फार्मूला लई यूज करते हैं तो उन्हां दोनों चों एक फोर्स नूं कंसीडर करते हैं। हुण आ देखो, ये हुण ध्यान दिओ, हुण जिद्दां मान लो आ एक वायर है, ठीक है। हुण एक वायर जिहड़ी है, एक तां इत्थे फिक्स्ड है, हुण दूसरा ये जिहड़ी वायर है उहदा आ फ्री एंड है, ठीक। हुण हो की सकदा, देखो कुछ पॉइंट्स नूं समझण लई बड़ा ध्यान देखो। जदों तुहाडे सामने एक वायर है और तुहानूं कहा जाता कि आपां इस वायर नूं स्ट्रैच करना, खिंचना, लंबी करना, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਫੋਰਸਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ? ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ कि हर मटीरियल का मास होंदा। हुण जे मान लो मैं इस कमरे च लिया के एक वायर नूं लटका दा, तां उस लटक रही वायर का क्योंकि मास है और नीचे अर्थ है, तो अर्थ का भी मास है, तो अर्थ ने उस लटक रही वायर नूं की करना? अपनी तरफ पुल करना। ਇਹਦਾ मतलब इस केस च ਜਿਹੜੀ सस्पेंडेड वायर है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ डिफॉर्मिंग फोर्स की होनी? उसका अपना
वेट, अपना वेट होना। ठीक है, तो हुण इलास्टिसिटी च बेटा जब तक थानू स्टेटमेंट दे विच ये मेंशन नहीं कर दिता जाता कि वायर दा अपना मास है, फाइनाइट मास है, तो जे वो मास मेंशन नहीं है, कंसीडर नहीं हो रहा, तब तक असी उहदे वेट नू कंसीडर नहीं करना। मतलब कोई भी जिहड़ी लटकदी हुई वायर है, जे उहदा अपना वेट है तां वो वेट करके डिफॉर्म होएगी, पर अदरवाइज वो वायर डिफॉर्म होएगी एक्सटर्नल फोर्स तो, बाहरों लग रही फोर्स तो, है ना। और वो जी बाहरों लग रही फोर्स है, पुलिंग फोर्स, वो डायरैक्ट भी दिती हो सकती है, या वो कह सकता कि वायर के एक एंड से जिहड़ा फ्री एंड है उत्थे कोई वेट, कोई बॉडी लटकाती है, और लटक रही बॉडी का वेट उस वायर नू स्ट्रैच करने लई जिम्मेवार होएगा। तो हुण आपां इत्थे तीन केसेस ले लेने आ वायर दे। पहला केस है कि ये वायर मासलेस है। दूसरा केस वायर मासलेस है। तीसरा केस वायर दा मास ऑफ वायर m है। तीन केस है, ठीक है पुत्र। हुण ध्यान देइए इधर, हुण क्योंकि ये वायर सस्पेंडेड है, तो जिथे ना दो चीज़ां आपस च जुड़ियां होण उत्थे कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाए। ਇਹਦਾ मतलब आ तीनों डॉट्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ एक फोर्स है, ठीक है। तो ਹੁਣ अगर मान लो मैनू कोई कहे कि ਆਪਾਂ वायर ਨੂੰ इथों इस एंड ਤੇ F फोर्स लगाई, या कोई कहे कि ਆਪਾਂ इस एंड ਤੇ कोई वेट लटकाता, तो ਇਹਦਾ मतलब इस सेकंड केस च F mg ਦੇ बराबर है, और A की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो हम ध्यान दियो तो L लेंथ ऑफ वायर है। जेड़ा तीसरा केस है ना, सुन लो, तीसरे केस च वायर लटक रही है, वायर का अपना वेट ही फोर्स का काम कर रहा है। तो हुण इत्थे आके ध्यान दियो, जदों ना आपां फोर्स दे नाल डील करते हैं, फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। फोर्स जिस जगह पे लग रही होंदी है ना, उन्होंने कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होंदा। तो किसी भी बॉडी का वेट किस जगह पे एक्ट कर रहा, शो करना उहदे सेंटर ऑफ मास, बेसिकली तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंदा। और नॉर्मल कंडीशंस च क्योंकि आम तौर पे बॉडी के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इस करके जिहड़ा सेंटर ऑफ वेट है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक्ट करना, शो करना। ठीक है, हुण पुत्र गल इत्थों निकलण लगी आ जिहड़ा पहला केस है ना, इहदे विच नॉर्मल स्ट्रेस तां है F/A, फोर्स ओवर एरिया, ते लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की आनी है कि इस फोर्स दे लगाण नाल जिहड़ी लेंथ चेंज होई डिवाइडेड बाय, हाँ कहते हैं आपां ओरिजिनल लेंथ है वर्ड, वो कंफ्यूजिंग है। ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर का मतलब होंदा पुत्र कि वायर के ऊपर वायर नू स्ट्रेच करने लई जिहड़ियां दो फोर्सेस रिस्पोंसिबल है उन्हां दे विचली दूरी। तो इस वायर नू स्ट्रेच करने लई आ फोर्स जिम्मेवार है। तो
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, तो आ L है। इस केस च F की जगह की आ गया mg, और नीचे पर इस केस च ओवर, हाँ ध्यान रखना, क्योंकि जो असी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंसीडर करनी है तो डेफिनेशन तो बोल दी जाती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, बट ओरिजिनल लेंथ का मतलब है कि उस वायर को स्ट्रेच करने लिए जो दो फोर्सेस रिस्पोंसिबल है डिफॉर्मिंग फोर्सेस, उन्होंने विचली दूरी है बेसिकली ओरिजिनल लेंथ, ना कि ज्योमेट्रिकल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट होनी है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो ध्यान नाल गल समझन थोड़ी है कि जदों तुसी किसी भी बॉडी की शेप नू चेंज करना तो उस वक्त की स्ट्रेस होंदी है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ते साइज नू चेंज करना, साइज दे विच लेंथ भी चेंज हो रही है ते साइज च वॉल्यूम भी, उदों नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पोंसिबल है। हुण अगर मान लो, हुण देखो मान लो तुहाडे को एक बैलून है, उहदी शेप है स्फेरिकल, और तुहानू हाथ च पकड़ा के कहा जाए कि इस बैलून नू कंप्रेस करो, तो तुसी प्रैक्टिकली की देखते हैं बैलून नू जदों तुसी कंप्रेस करोगे तो जिथे तुहाडियां उंगलां बैलून नू टच कर रही हैं उत्थों दबेगा सिर्फ, मतलब बैलून कंप्रेस हो जाएगा पर उहदी शेप स्फेरिकल नहीं रहेगी, क्योंकि जिथे उंगलां टच कर रही हैं उत्थों अंदर नू चल जाना तो पूरा स्फीयर शेप नहीं रहनी। इट मीनस अगर असी चाहते हैं कि किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज होए,
शेप नहीं, सिर्फ वॉल्यूम। तो ਇਹਦਾ मतलब उस बॉडी के ऊपर जिहड़ी फोर्स लगनी चाहिए है जिहदे करके वो वॉल्यूम चेंज होना, वो फोर्स कौन लगा सकता? सिर्फ फ्लूइड्स लगा सकते। तो लिक्विड या गैसेस जो किसी बॉडी ते फोर्स लगांदियां तो हर जगह ते फोर्स लगती है। हुण जिद्दां देखण नूं आपां आ पेपर रखे है ना टॉप ਇਹਦੇ ਤੇ चेयर ते, पर ये पेपर चेयर दे नाल हर जगह ते टच नहीं कर रहे, विचों कुछ गैप है। बाहर की तो गल बाद चो ना, जो आप इदा मान लो इधर रखता तो आप थल्यों कुछ कई जगह पे गैप है, मतलब जो दो सॉलिड बॉडीज आपस च टच होंदियां नजर आंदियां वा तां वो कुछ जगह तो ही एक्चुअली कॉन्टैक्ट होंदियां, कई जगह पे उन्हां च गैप हुंदा और उत्थे ते फोर्स नहीं लगनी। पर जदों कोई फ्लूइड किसी बॉडी के नाल टच करता वा तो हर जगह पे टच करता वा, कॉन्टैक्ट बनाता। इस करके बॉडी की वॉल्यूम नूं चेंज करने लई जिहड़ी फोर्स लगानी चाहिए है या लगनी है, वो हमेशा फ्लूइड करके लगनी है। और फ्लूइड करके लगी फोर्स पर यूनिट एरिया नूं असीं प्रैशर कह देते हैं। तो इस कारण करके बल्क मॉडुलस वाले फार्मूला च इत्थे प्रैशर टर्म आ जाए। पर हुण ध्यान दिओ, कला प्रैशर नहीं आनी, चेंज इन प्रैशर है बेसिकली, क्योंकि जदों प्रैशर चेंज करांगे तां ही वॉल्यूम चेंज होएगा। और नेगेटिव साइन इत्थे इस करके लिखिया जांदा वा क्योंकि प्रैशर दे इंक्रीज होने नाल वॉल्यूम ने डिक्रीज होना। तो इस करके बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये पॉजिटिव टर्म्स है। तो जे आप इथे नेगेटिव साइन नहीं लिखांगे तो इंक्रीज इन प्रेशर पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, तो बल्क मॉडुलस नेगेटिव अपीयर होएगा। तो उन्होंने खत्म करने लिए आ नेगेटिव साइन शो कर मतलब ऐड किया वा। तो बल्क मॉडुलस इस फार्मूला को कैलकुलेट होता, और बल्क मॉडुलस तुसी सॉलिड दा भी, लिक्विड दा भी, गैस दा भी कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, हुण एक होर गल जिहड़ी कि तुहानूं याद होनी चाहिए है वो ये कि जिस मटीरियल दे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जिन्ना ज्यादा होएगा, ਉਹਦਾ मतलब उस मटीरियल ਨੂੰ डिफॉर्म करना उन्ना मुश्किल होएगा और वो उन्ना वधिया इलास्टिक मटीरियल मन्निया जाएगा। ठीक है। अच्छा, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मटीरियल दी इलास्टिसिटी दा कंपैरिजन करना ਤਾਂ यंग्स मॉडुलस नाल यंग्स मॉडुलस, बल्क नाल बल्क ते मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नाल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपस च नहीं करना, अलग अलग कर देना। अच्छा, हुण जदों आ गई गल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी पुत्तर, तां टेंजेंशियल स्ट्रेस किदां शो करांगे? हुण जिद्दां देखो, मान लो आ तुहाडे कोल एक ऑब्जेक्ट है, हुण अगर आपां इहदे सरफेस ते अलोंग द टेंजेंट फोर्स लगावांगे तां की होएगा? बई जिहड़ियां इहदियां लेयर्स है वो थोड़ियां अगे नूं आ लेयर जिहड़ी है अगे नूं डिस्प्लेस हो जाऊगी, मतलब आ जिहड़ा एंगल शिफ्टिंग हुई है ना, नहीं यार इस टुकड़ा आया पुत्र, देखो जिदा एक बॉडी है, ठीक है, आ जो फेस है तुहाडा सामने है फ्रंट फेस, आ इहदा एज है और आ शेप तुहानू रेक्टेंगुलर नजर आ रही है, फेस दी आ रही है ना। अगर मैं टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करता है ना, आ देखो फोर्स
फोर्स अप्लाई करन तो पहला आ जिहड़ी एज है इदां है, बिल्कुल इदां है ना, पर जिद्दां ही मैं टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई की ये जिहड़ी इदां सीगा एज ये इदां घूम गया ना कुछ एंगल, और आ इसकी जिहड़ी शेप है हुण इस वक्त रेक्टेंगुलर है, इस वक्त पैरेललोग्राम की तरह हो गई, तो शेप बदल गई। तो जिन्ना एंगल है शिफ्ट होया पुत्र ये है शीयरिंग स्ट्रेन, आ वाला जिहड़ा एंगल है ना दिस इज शीयरिंग स्ट्रेन। और अगर आप जिस फेस ते फोर्स लगाई है टेंजेंशियल फोर्स अगर उन्होंने एरिया नाल डिवाइड कर दी वो बन गई टेंजेंशियल स्ट्रेस। पर एक गल का हमेशा ख्याल रखीदा कि जदों भी तुहाडे फार्मूला कोई भी फार्मूला कला एंगल आ रहा तो वो एंगल मस्ट बी इन रेडियन, मतलब आ ईटा का जिहड़ा फार्मूला ना इनू यूज करते वक्त थीटा मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री च नहीं यूज करना है, पहला उन्होंने रेडियन च कन्वर्ट करना। ठीक है, अच्छा हुण हुंदा की है पुत्र जदों तुसी किसी भी बॉडी नू डिफॉर्म करते हैं तो उस बॉडी की जिहड़ी डिफॉर्मेशन है एक तो हुंदी है परमानेंट, एक हुंदी है टेंपरेरी, मतलब जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स लगी हुई है तब तक ही है। हुण जिद्दां सपोज करो रबड़ है या ईवन आ तुसी चेयर पे बैठते हैं ना, हुण असीं जदों चेयर पे बैठे हैं तो असीं चेयर पे फोर्स लगाई और ये चेयर डिफॉर्म हो चुकी है, और ये जिहड़ी डिफॉर्मेशन है इन्नी माइनर है कि जिहड़ी अखां नाल नजर नहीं आ रही, तो जदों असीं उठ जाएंगे तो थोड़ी देर तक चेयर वापस पहले वर्गी हो जाएगी। ठीक है, हुण जिस तरह मान लो एक मेटल शीट है, हुण मेटल शीट नू हल्का जिहा बेंड करके छड्डता वो वापस पहले वर्गी हो जानी, तो देखने वाले नू लगना ही नहीं कि ये बेंड होके हुई है। पर जे तुसी उसे मेटल शीट नू बड़ी जोर दे नाल पूरा बेंड करते हो वो विच निशान जिहा पएगा, फिर उस तो बाद चाहे उन्हें सीधा कर लो पर देखने वाले को पता लग चुका भी ये हुण बेंड हो चुकी सी, है ना। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन प्लास्टिसिटी करके हुंदी है, जिहड़ी मतलब डिफॉर्मेशन सिर्फ उदों तक ही है जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जा रही है, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो असीं मेनली दा इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक ही कंसीडर करना। हुण बेटा जदों भी कोई बॉडी इलास्टिकली डिफॉर्म हुंदी है तो उहदे अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुंदी है। जदों कोई भी बॉडी इलास्टिकली डिफॉर्म्ड है तो उहदे अंदर स्टोर्ड एनर्जी नूं असीं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नूं कैलकुलेट करन दा फार्मूला है ना देखो इलास्टिक potential energy stored in a deformed body half into stress into strain into volume।
या हाफ इंटू डिफॉर्मिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। डिफॉर्मिंग फोर्स ਨੂੰ लोड भी कह देंगे। लोड जी बाहरों लगाई गई फोर्स है लोड, देखो हम तुसी इन्हां फार्मूलाज ਨੂੰ डिफरेंट फॉर्म च लिख सकते हैं कितना। हम जिदा वायर के केस च ये बन जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस ते लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। ते जिथे वॉल्यूम चेंज हो रहा उत्थे बन जाएगी ये नॉर्मल स्ट्रेस ते वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जिथे आ गया थोड़ा शेप चेंज हो रही है टेंजेंशियल स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा, और इन्हां दा आपस में भी रिलेशन पता पावे। यंग्स मॉडुलस की है नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो अपन नॉर्मल स्ट्रेस की जगह यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी पुट कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स तैयार कीतियां जा सकती हैं, तो वो ध्यान च रखना। अच्छा, एक हुंदी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इसका सिंबल स्मॉल यू है और ये कितना निकलती है पुत्र? हाँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बन गई ना, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। और इसका उल्ट भी है कि जे इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी पता वा वॉल्यूम पता, दोनों को मल्टीप्लाई करके इलास्टिक एनर्जी निकल आनी है। इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, देखो पुत्र भाई एक्चुअली क्योंकि हर चीज मटेरियल की बनी हुई है, कुछ नेचुरली मेड है, कुछ मैन मेड डिजाइंड है ना। मकान बनाए जाते हैं, व्हीकल्स बनाए जाते हैं, मशीन्स बनाई जांदियां वा एंड सो ऑन। ये हर एक मटीरियल का बनया हुआ है। और चाहे पुत्र मकान है, चाहे मशीन है, व्हीकल है, कोई भी चीज है, ये जदों इन्हां दे ऊपर ना लगातार की लग रही हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस। समझ आ रही गल? इन्हां दे डिफॉर्मिंग फोर्सेस लग रही हैं। हुण आ जिहड़ा मकान है तुसीं कहोगे इत्थे किहड़ी फोर्स लग रही है जी? एक तो इहदा अपना वेट है, वो इनू थल्ले नूं लियाना चाहता। दूसरा जिहड़ी एयर मॉलिक्यूल्स है वो लगातार दीवारां ते छत्तां ते फर्श ते बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो जदों किसी भी बॉडी के ऊपर ना लगातार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाती है तो उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ घट जाती है। उन्होंने असी इलास्टिक फटीग कहते हैं। मतलब लगातार फोर्स लगन नाल बॉडी की इलास्टिसिटी घट रही है, तो उस कंसैप्ट नूं असी इलास्टिक फटीग कहते हैं। थकावट, जिदा बंदा थकावट नाल कमजोर हो जाता, वही सेम चीज है। तो हर मटीरियल यूज करन दे नाल कमजोर हो रहा। हुण जदों आ पंखा लटक भी रहा वा तां भी इहदी जिहड़ी रॉड है उहदे ते फोर्स लग रही है ना, तो वो टाइम दे नाल कमजोर हो रही है। तो कई बार आपां देखदे हां कई जगह ते एक्सीडेंट हो जाता भी चलदा पंखा डिग गया या छत तो पंखा डिग गया। तो उसका कारण की है कि वो इलास्टिक फटीग इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी वीकनेस इतनी ज्यादा हो गई कि वो टुट गया, है ना। हुण बेटा जिन्ने भी ये मटीरियल्स है, इसे करके ही हर ऑब्जेक्ट की, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उसका एक लाइफ स्पैन है। उस लाइफ स्पैन तो बाद वो
टुट जाता वा, खत्म हो जाता। तो हर ऑब्जेक्ट का, तो ये नहीं समझना कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स का ही लाइफ स्पैन है, तो नॉन लिविंग भी लाइफ स्पैन पोजैस करते। हाँ वो ये है भी उन्होंने लाइफ स्पैन साढ़े मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कईयों का घट भी हो सकता। अच्छा हुण आने वापस, जदों असी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिदा हुण एरोप्लेन है, हुण एरोप्लेन दे लई जिहड़ा मटीरियल चूज करना, तो वो कई करैक्टरिस्टिक्स देखे जाने, हल्का भी होवे, स्ट्रॉन्ग भी होवे, डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा बियर करता होए, मतलब वो अकॉर्डिंगली असी वो मटीरियल चूज करते हैं। तो हुण जदों असी सिर्फ इलास्टिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करते हैं, तो जिहड़े साइंटिस्ट है लैबोरेटरी दे विच वो हर मटीरियल नूं दियां प्रॉपर्टीज नूं ऑब्जर्व करते, और इलास्टिसिटी च मेनली की कीता जांदा, डिफरेंट मटीरियल्स दे ऊपर स्ट्रेस लगा के स्ट्रेन मेजर की जाती, और उस तो बाद एक ग्राफ प्लॉट किया जाता, जिहड़ा ग्राफ प्लॉट किया जाता उधर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, एक्चुअल शेप तो डिपेंड करेगी मटीरियल की नेचर पे, बट जनरल शेप कुछ इस तरह की है। तुसी की देखते हैं कि डिफरेंट मटीरियल्स लई O तो लैके A तक दा पोर्शन की हुंदा स्ट्रेट लाइन, इनू असी इलास्टिक रीजन कह देते हैं। जिहड़ा B तो लैके C तक है, ये है पुत्र प्लास्टिक रीजन। अच्छा हुण एक गल सुन लो, हुण O तो लैके A तक जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है ना, तां A पॉइंट तक अगर असी स्ट्रेस लगा के हटा देते हैं तो बॉडी 100% पहले वर्गी हो जाएगी, पर जे असी O तो B तक फोर्स लगा के हटाने हैं तो B तो पूरी तरह ना नहीं होएगी, बट 99.9% पहले वर्गी हो जाएगी। तो B रीजन में असी इलास्टिक लिमिट कह देते हैं, है ना, A नु प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कह देते हैं। तो अच्छा हम एक गल सुन लो पुत्र, O तो लैके A तक जिहड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो नु कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब आ जिहड़ा ग्राफ है ना O टू A तक दा, इस लाइन दी OA लाइन की जिहड़ी स्लोप है वो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। तो अगर तुहाडे सामने इदां दे दो ग्राफ दिते होण, तो जिहड़े मटीरियल च O तो लैके A तक दी लाइन दी स्लोप ज्यादा होएगी वो मोर इलास्टिक होएगा, जिहदी घट होएगी स्लोप वो लेस इलास्टिक होएगा, स्लोप उथों आ जानी। अच्छा फिर पुत्र B तो लैके C तक प्लास्टिक रीजन, हुण ये जिहड़ा प्लास्टिक रीजन है B टू C तक वाला, हुण जिद्दां इस डायग्राम च ये लेंथ जिहड़ी है काफी ज्यादा दित्ती है, आपां शो कीती, पर कई मटीरियल्स दे विच B तो लैके C तक वाला पोर्शन मिसिंग ही हो सकता, मतलब बहुत छोटा होएगा। तो हुण जिन्ना प्लास्टिक रीजन की लेंथ ज्यादा होएगी ना, तो मटीरियल्स मोर डक्टाइल होंगे, ते जे प्लास्टिक रीजन की लेंथ बहुत छोटी है
वो ब्रिटल मटीरियल्स होंगे जिदा कि ग्लास, ते जिहड़े डक्टाइल मटीरियल्स है वो मैटल्स है। और आ जिहड़ा ई पॉइंट है पुत ये रिप्रेजेंट करता ब्रेकिंग स्ट्रेस नूं। हुण इत्थे आ गए ना, थोड़ा ध्यान रखना पुत, एक टर्म होंदी है ब्रेकिंग स्ट्रेस, एक होंदी टर्म ब्रेकिंग फोर्स। आ दोनों का रिलेशन है। दोनों को मिक्स नहीं करना। देखो जेडी ब्रेकिंग स्ट्रेस है इसकी वैल्यू नेचर ऑफ मटीरियल पे ही डिपेंड करती है सिर्फ। मतलब अगर तुहानू कोई कहे कि तुहाडे कोल दो कॉपर वायर्स है, एक मोटी है एक पतली है, तो दोनों की ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है, पर ब्रेकिंग फोर्स केदी ज्यादा होएगी जेदा एरिया थिकनेस ज्यादा हो। तो ब्रेकिंग फोर्स मटीरियल दे नाल नाल उदी फिजिकल डायमेंशंस लाइक थिकनेस पे डिपेंड करती है, जबकि ब्रेकिंग स्ट्रेस सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करती है। ते नाल लिखो नोट करके कि जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है इट डिक्रीजेस विद द राइज इन टेंपरेचर। टेंपरेचर दे वधन दे नाल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी घटदा वा, मतलब इलास्टिसिटी डिक्रीज करती है विद द राइज इन टेंपरेचर। ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट लिखिए, इलास्टिसिटी वाला टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो। देखो जदों तुसी आ थोड़ी एक वायर है, मान लो इस वायर पे असी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, तो ये वायर जी है, सुनो आ इस वायर का डायमीटर है ओरिजिनल। जदों असी इस वायर को स्ट्रेच किया तो ये वायर सपोज लंबी पर पतली हो गई, तो डेल्टा एल है इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा डी की है डिक्रीज इन डायमीटर। तो जदों असी चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ नाल डिवाइड करते हैं, ये आंदी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ते जदों असी चेंज इन डायमीटर को ओरिजिनल डायमीटर नाल करते हैं उन्हें कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। ते पॉइजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अच्छा, क्योंकि डेल्टा डी डिक्रीज इन डायमीटर है, इस करके लेटरल स्ट्रेन को पॉजिटिव रखने लिए आपां की करते हैं इथे नेगेटिव साइन ड्रॉप मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है।
पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू प्रैक्टिकली लाई करती है जीरो तो लैके 0.5 तक हो सकती है। ਜਦੋਂ पॉइजन्स रेशियो जीरो है ਉਹਦਾ मतलब ये है कि वायर की लेंथ तो इंक्रीज हुई पर डायमीटर कांस्टेंट रहा ते ਜਦੋਂ पॉइजन्स रेशियो 0.5 है 1/2 ਉਹਦਾ मतलब लेंथ भी चेंज हुई डायमीटर भी चेंज होया पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। याद रख लें पॉइजन्स रेशियो जीरो का मतलब लेंथ will change but diameter remains constant ਤੇ पॉइजन्स रेशियो 0.5 का मतलब है both length as well as diameter will change but volume remains constant, volume constant रहे। ठीक है, तो ये है इलास्टिसिटी। ਇਹਦਾ लास्ट टॉपिक छोटा जिहा लिख लो इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ओरिजिनल ਲੈਂਥ ਤੋਂ 6-7 ਟਾਈਮਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਬਰ। ਜਿਹੜੀ ਰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਹੈ। और ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਸ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ obey नहीं करते इलास्टोमर्स, डू नॉट obey हुक्स लॉ। और इलास्टोमर्स के केस च जेड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है फॉर इलास्टोमर्स, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ वो आ लोडिंग ਲਈ है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ weight ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ weight ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ अनलोडिंग आ कर। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੀਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਤੋਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਕਰਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ। So, about elasticity.